नमस्कार, स्वागत है सभी का जीबी यथार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपनी संविधान की सीरीज चल रही है। कल अपन ने संविधान सभा के बारे में, संविधान निर्माण के बारे में बात की और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आज अपन बात करेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में। कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे अपने देश का संविधान है वो तैयार किया गया। इतने बड़े देश का संविधान, इतना लंबा चौड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का, जिसमें 395 अनुच्छेद, अभी वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि लागू हुआ तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। तो इतना बड़ा संविधान तैयार करना, एकदम से सारी चीज़ें अपने दिमाग से होना पॉसिबल नहीं था। तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान तैयार किया गया। आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, आज की अपनी क्लास रहेगी किसके बारे में? संविधान के स्रोत। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा किस देश के संविधान का प्रभाव है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? यानी भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है वो किस देश का है? ठीक। और दूसरा सवाल कि भारत के संविधान का अंतिम स्रोत क्या है? ठीक। देखो, सर्वाधिक प्रभाव वाली बात है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि अपने देश के संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि अपने देश का संविधान क्या है? उधार का थैला है। हालांकि है नहीं, उधार का थैला है नहीं, लेकिन ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने देश के संविधान का लगभग 2/3 भाग, 250 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, वो किस पर आधारित हैं? 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इस वजह से भारत के संविधान को उधार का थैला। अच्छा, अब सोचो 1935 का अधिनियम है, वो बनाया किसने? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज कहाँ के? ब्रिटेन के। तो इसका मतलब सर्वाधिक प्रभाव है वो कहाँ का है? ब्रिटेन का। ठीक। वो क्या सोचते थे, उनके कैसे कानून का क्या दिमाग रहा होगा, उस हिसाब से। और अंतिम स्रोत की बात करें, जैसे अपन स्रोत पढ़ेंगे कौन सी चीज़ें 1935 के अधिनियम से ली गई, कौन सी चीज़ें हैं ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, जापान के संविधान से क्या लिया गया, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। लेकिन कोई ये पूछ ले कि अंतिम स्रोत क्या है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको ध्यान में रखकर भारत के संविधान का निर्माण किया गया और उसी के आधार पर संविधान में फेरबदल है वो भी किया जा सकता है। ठीक। तो वो है भारत की जनता, जनता जनार्दन। ठीक। जनता है, उसको ध्यान में रखकर भारत के संविधान में परिवर्तन है वो किया जा सकता है। अंतिम स्रोत किसको माना गया है? जनता को। जनता जैसा चाहे संविधान बनवा सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करें कि 1935 का अधिनियम है, इससे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? 1935 का अधिनियम आपको पता है अंग्रेज़ों द्वारा पारित अंतिम शासन अधिनियम था। अंग्रेज़ों द्वारा पारित अंतिम शासन अधिनियम, जो अब तक का सबसे लंबा और जटिल अधिनियम, जिसमें 321 धाराएं, 10 अध्याय थे। ठीक है। और अगर कोई ये पूछ ले कि अंग्रेज़ों द्वारा पारित अंतिम ये था, तो पहला शासन अधिनियम कौन सा था? तो याद रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो अंग्रेज़ों द्वारा पारित पहला शासन अधिनियम था। अंतिम शासन अधिनियम कौन सा है? 1935 का। और अंतिम अधिनियम पूछे तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाला। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब 1935 के अधिनियम से क्या क्या लिया गया? देखो, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 315-23। तो लोक सेवा आयोगों के बारे में, और 3 तरह के लोक सेवा आयोग होते हैं। एक संघ लोक सेवा आयोग होता है, इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना।
तो लोक सेवा आयोग। अच्छा, इसके अलावा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना भी कौन से अधिनियम के तहत हुई? 1935 के अधिनियम के तहत। कब हुई आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई में। कौन सी जगह है? मुंबई में। अच्छा बताओ, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओ मॉरिस। पहले गवर्नर कौन थे? ओ मॉरिस। ओ मॉरिस, ठीक है। कब? 1935। इसके बाद में कौन बने? जेम्स टेलर, ठीक है। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? बताओ। सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। इसके अलावा CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में, किसमें? 148 में किसके बारे में बताया गया है? CAG के बारे में, ठीक। CAG। और अगर कोई ये पूछ ले कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो बताओ कौन थे? VN राव। VN राव। अभी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखना, ये द्रौपदी मुर्मू के भाई नहीं हैं। कई बार ऐसा होता था ना, मैं भी पहले सोचा करता था कि सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी भाई बहन होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसी अधिनियम से और क्या क्या लिया गया? न्यायिक प्रणाली। भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो भी कहाँ से ली गई है? 1935 के अधिनियम से। अच्छा, इसके अलावा और संघीय तंत्र, भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। ये चीज़ भी कहाँ से ली गई है? 1935 के अधिनियम से, ठीक है। याद रहेगी ये चीज़ें। एक बार दोबारा ध्यान रखना, संविधान के स्रोत। संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन का है। संविधान का अंतिम स्रोत भारत की जनता है, ठीक है। फिर 1935 के अधिनियम की बात करें तो 1935 के अधिनियम पर लगभग 2/3 हिस्सा संविधान का इसी पर आधारित है और 250 से ज़्यादा अनुच्छेद इस पर आधारित हैं, जिनमें संघीय तंत्र है, न्यायिक प्रणाली है, लोक सेवा आयोग है, आरबीआई है, CAG है, ठीक है। और आरबीआई के बारे में 1-2 फैक्ट हैं, पूछ लिए जाते हैं। अभी पीछे ही एग्जाम में आया था। गठन 1 अप्रैल 1935। गवर्नर पहले भारतीय कौन? C.D. देशमुख। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। पहले ये 2 अंग्रेज रहे थे। C.D. देशमुख हैं, ये 1943 से 1949 तक, ठीक। CAG अनुच्छेद 148 में, ठीक है। VN राव हैं, पहले CAG थे, यानी पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन बात करें ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो देखो, सबसे ज़्यादा प्रभावी ब्रिटेन का, इसका मतलब ब्रिटेन से खूब सारी चीज़ें ली गई हैं। जैसे संसदीय शासन, संसदीय शासन व्यवस्था है, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है। अपने देश के संसद में कितने सदन हैं? 2, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन, 81 में लोकसभा के संगठन के बारे में। अच्छा, इसके अलावा
एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता। अपने देश में सारे नागरिकों को या सारे लोगों को एक ही नागरिकता प्राप्त है, सारे भारतीय हैं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में स्टेट की नागरिकता अलग है और नेशन की अलग है, ठीक है। यानी वहाँ कोई है तो वो न्यूयॉर्क का नागरिक अलग है, अमेरिका का अलग रहेगा, ठीक है। वाशिंगटन का अलग है, अमेरिका देश का अलग है। दोहरी नागरिकता अपने भारत में कैसी है? एकल है। सेम ऐसी कहाँ है? ब्रिटेन में। नागरिकता के बारे में आपको पता है, संविधान के भाग 2 में किसके बारे में लिखा गया है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसके बारे में है? नागरिकता के बारे में, ठीक है। इसके अलावा रिट अधिकारिता, ठीक है। रिट अधिकारिता, अच्छा ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 और 226 इन दोनों अनुच्छेदों में किसके बारे में है? रिट के बारे में। कौन जारी करता है? 32 के तहत तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कौन करेगा? हाई कोर्ट, ठीक है। जो अधीनस्थ या जिला न्यायालय हैं वो रिट जारी नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखना, रिट क्या होती है कि कई मामले होते हैं जिनमें न्यायालय खुद संज्ञान लेकर उस मामले को निपटाने का प्रयास करेगा, वो रिट है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे इसमें 5 तरह की, इसमें 6 प्रकार की रिट है, ठीक है। संपत्ति वाले मामले में रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। क्यों है? सॉरी, उच्च न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है। संपत्ति के मामले यहाँ 6 है, यहाँ 5। और वो वजह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं मामलों में रिट जारी कर सकता है जो मामले मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। संपत्ति वाला अधिकार मौलिक अधिकारों में नहीं आता है, इसलिए संपत्ति के अधिकार पर रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं होकर किसको है? खाली उच्च न्यायालय को है, ठीक है, जो राज्यों में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें ली गई हैं? विधि का शासन। विधि का शासन मतलब ये हुआ कि देश में कानून है वो ही सर्वोपरि है। क्या है? कानून है वही सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्र का नेता हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। विधि का शासन। अच्छा, इसके अलावा और अग्रता ही विजेता वाली वो चीज़ है जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे 10 जने रेस में हैं किसी चुनाव को लेकर, और उन 10 में से सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे वही क्या हो जाएगा? उस चुनाव का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है भाई, कम से कम इतने वोट तो मिलने ही चाहिए। जैसे अगर 1000 सी मतदाता हैं और 10 जने खड़े हो गए तो जिसको 101 वोट मिल जाएंगे वो क्या हो जाएगा? चुनाव का विजेता हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव है वो अपवाद है, राष्ट्रपति के चुनाव में अलग है, उसके लिए न्यूनतम कोटा 50% है वो निर्धारित किया गया। इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये अग्रता ही विजेता जो चुनाव वाला कॉन्सेप्ट है ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अच्छा, इसके अलावा मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर सरकार के किसी भी एक भी मंत्री के खिलाफ या मंत्री परिषद के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सारी मंत्री परिषद को क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। सारी मंत्री परिषद को क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा, ठीक है। ये चीज़ भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे जब लोकसभा की मंत्री परिषद की बात करेंगे कि मंत्री परिषद वास्तविक रूप से तो किसके प्रति? प्रधानमंत्री के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी मतलब जवाबदेही, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ें आप दोबारा देखो कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, रिट अधिकारिता, विधि का शासन, ठीक है। इसके अलावा अग्रता ही विजेता, मंत्री परिषद के प्रति
मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये सारी चीज़ें हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ताल लिया। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं अपन, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका है, उसके संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो देखो, मौलिक अधिकार, ठीक, संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार सबसे पहले लिखित रूप में अपने संविधान में देने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान को ध्यान में रखकर ही अपने देश के संविधान में भी मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। जो पहले 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये हुआ, जैसे अनुच्छेद 12 में है, 32 में है, ठीक। ये न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में ऐसा कहीं कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए किसी भी कानून की समीक्षा है वो न्यायपालिका कर सकती है, और अगर वह कानून न्याय संगत नहीं है या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है तो उस कानून को हटाने का ये भी आदेश दे सकती है। कौन? न्यायपालिका। ये एक ऐसी शक्ति है जो इसे विधायिका और कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली बनाती है। प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से ऐसी कौन सी शक्ति है जो न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली बनाती है? तो वो कौन सी शक्ति होगी? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। इसके अलावा आपके उपराष्ट्रपति का पद, ठीक, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। अच्छा, उपराष्ट्रपति है, इसका अपन पढ़ेंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में ही काम होता है। अक्सर बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं कि इसको राष्ट्रपति का दायित्व है वो निभाना पड़ता हो। और उपराष्ट्रपति के पद वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, इसके तहत राष्ट्रपति को कार्यकाल से अगर पहले हटाना है तो वो किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। और इसीलिए इस अभियोग का मतलब मुकदमा, महा का मतलब बहुत बड़ा, और देश का राष्ट्राध्यक्ष सबसे बड़ा जो सर्वोच्च पद होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति पर अगर कोई मुकदमा दर्ज होगा तो उसका नाम क्या होगा? महाभियोग। क्या कहेंगे इसको? महाभियोग। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, ठीक है। बाकी जो 2 तरह के आपातकाल हैं, अनुच्छेद 352-56 अपन बात करेंगे, जिसको राष्ट्रीय और राज्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है, वो लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 360 में इसके बारे में है, ठीक है। और महाभियोग है, ये कौन से में है? अनुच्छेद 61 में। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीज़ अमेरिका के संविधान से ली गई है? विधि द्वारा समान संरक्षण। विधि द्वारा समान संरक्षण मतलब ये हुआ कि कानून है सबका, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी लिंग का हो, किसी मूल स्थान का हो, ठीक है, किसी वर्ण का हो, सबका एक समान संरक्षण करेगा। कानून सब के लिए क्या होंगे? समान होंगे। अगर कहीं कोई भेदभाव होता है या किसी के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो कानून है उनको एक ही नज़र से देखे। कानून के समक्ष कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की
प्रथम पंक्ति, ठीक है, हम भारत के लोग, तो ये जो लाइन है प्रथम पंक्ति है प्रस्तावना की सॉरी, ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। अच्छा, एक और चीज़ याद आई, जनहित याचिकाएं, जिनको PIL के नाम से जानते हैं, PN भगवती, भारत में जनहित याचिकाओं के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो जनहित याचिकाएं हैं, ये भी कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। एक बार इनको देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, दोबारा इनको देखो, अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, उपराष्ट्रपति का पद है, महाभियोग है, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, वित्तीय आपातकाल है, विधि द्वारा समान संरक्षण है, जनहित याचिकाएं हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अगला, फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ठीक है, देखो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस। गणतंत्र मैंने आपको कल परसों ही बताया था, कल ही बताया था सॉरी, कि गणतंत्र वही देश कहलाता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। और अपने देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वंशानुगत थोड़ी होता है, जनता द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से भले ही होता हो, लेकिन जनता द्वारा होता है। इसलिए अपने देश में कैसी व्यवस्था है? गणतंत्रात्मक, ठीक। गणतंत्र, लोकतंत्र, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है वो चरितार्थ होती है यहाँ पर। अच्छा, और कौन सी चीज़ ली गई है? देखो, फ्रांस में जो क्रांति हुई, उस क्रांति का एक नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ठीक है। ये तीनों शब्द अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं, ठीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाली ये चीज़ भी, तो प्रस्तावना में ये जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं वो कौन से देश के संविधान से जोड़ी गई हैं? फ्रांस के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? फ्रांस के संविधान से, ठीक है। याद रहेगी ये चीज़। अगला इसी में लिख लेते हैं, फ्रांस से देखना, फ्रांस से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? गणतंत्रात्मक व्यवस्था और फ्रांस की राज्य क्रांति का जो नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना का, ठीक, ये चीज़ें ली गई। अगला देखो, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? देखो, आयरलैंड के संविधान से एक तो क्या शामिल किया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आपको पता है संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। यानी संविधान निर्माताओं ने सरकारों को कुछ परामर्श दिए, सुझाव दिए, ताकि आदर्श राज्य की स्थापना हो सके, वो इसमें है, जो राज्यों के लिए, सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। राज्यसभा में आपको पता है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संगठन के बारे में है, और राज्यसभा के सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। कितनी? 250। और उनमें 12 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, जो 4 क्षेत्रों से होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। तो वो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति को ये अधिकार अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और राज्यसभा में ये मनोनयन वाली व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़,
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, अनुच्छेद 55 में है ना, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। ठीक है, जो एकल संक्रमण या अनुपातिक वो वाली चीज़ें हैं, कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? आयरलैंड। और आपको पता है आयरलैंड है वो भी किसी समय ब्रिटेन का ही हिस्सा हुआ करता था। आपके आयरलैंड है, वेल्स है, ठीक है, इसके अलावा ये स्कॉटलैंड वगैरह है, ये ब्रिटेन, इंग्लैंड है, ये सारा मिलकर ही ब्रिटेन बना करता था। अब सारे देश अलग अलग हो गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो इंग्लैंड का ही। ठीक है, दोबारा देखो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन है वो चीज़ ली गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो एक बार। ठीक है, देखो इसके बाद में अपन बात करें कनाडा के संविधान से। ठीक, कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो एक तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की। ठीक है, कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई है? कनाडा के संविधान से। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध जिसमें व्यापारिक संबंध है, इसके अलावा आर्थिक संबंध हैं। ठीक है, इसके अलावा यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है, ये कह सकते हैं अपने एक तरह से कि भाई राज्यों को क्या क्या अधिकार होंगे, केंद्र को क्या होंगे, किन चीज़ों पर केंद्र का नियंत्रण होगा, वो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। और एक और चीज़ ली गई है राष्ट्रपति की परामर्श की जो शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति परामर्श किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में ये चीज़? अनुच्छेद 143, 143। यही वो मामला होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सलाह की ज़रूरत होती है, 143 वाला। तो राष्ट्रपति के पास भी ऐसी कोई समस्या हो तो उसे सलाह लेनी होगी। सलाह किससे लेगा? सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, सलाह मांगने पर सर्वोच्च न्यायालय मना भी कर सकता है। दूसरी चीज़, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई सलाह दे दी तो उसके बाद में राष्ट्रपति भी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। भाई सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कह सकता भाई तो मान ही नहीं रहा तो मुझसे सलाह मांगी क्यों। ठीक, ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा एक और खास बात याद रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सलाह दी है और राष्ट्रपति ने क्या सलाह मांगी थी, इस चीज़ की न्यायिक जांच है वो नहीं की जा सकती। यानी ये न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं है। ठीक है, कौन सी चीज़? परामर्श वाली। सर्वोच्च न्यायालय से क्या परामर्श मांगा गया, क्या परामर्श मिला, इसकी कोई न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की गई हैं? तो एक तो देखो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, अपने जो अनुसूचियां हैं जब संविधान लागू हुआ तब 8 थी, वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। और उनमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ या केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कहने का मतलब इसमें कुछ विषय बांटे गए हैं, कुछ में अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, कुछ में राज्य को है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून केंद्र और राज्य आपसी सलाह मशवरे के बाद में बनाते हैं। यानी राज्य केंद्र से परामर्श ले सकता है या केंद्र राज्यों से परामर्श ले सकता है। ये जो व्यवस्था है ये समवर्ती सूची वाली चीज़ है, ये कहाँ से ली गई है?
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा शैली। ठीक है, याद रखना प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है वो अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन। ठीक, कौन सा अधिवेशन, संयुक्त अनुच्छेद 108 में इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। यानी राज्यसभा और लोकसभा का एक साथ अगर अधिवेशन आहूत करना है, बुलाना है, तो ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देख कर दी गई। बताओ कौन बुला सकता है संयुक्त अधिवेशन, आहूत करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, बुलाया राष्ट्रपति है तो अध्यक्षता कौन करेगा, बताओ, अध्यक्षता करेगा इसकी लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। याद रखना, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। और अब तक केवल 3 बार 1961, 1978 और 2002 3 बार संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाए गए हैं। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र राज्य संबंध और राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा शैली और संयुक्त अधिवेशन। ठीक, एक बार उतार लो इनको सारे। ठीक, अगला दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। देखो, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो कैसे होता है, क्या जनता डायरेक्ट वोट देती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन थोड़ी होता है इनका, नहीं होता। तो फिर कैसे होता है, इनका चुनाव भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तरह एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से होता है। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि इनका चुनाव है वो खुला मतदान पद्धति से होता है, यानी अपनी पार्टी के सचेतक को वोट है वो दिखाया जाता है। ठीक है, 2003 से ये व्यवस्था लागू हुई। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीज़ ली गई है यहाँ के संविधान से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में इसके बारे में लिखा गया है। यानी संविधान में अगर बदलाव करना हो तो किस प्रकार किया जाएगा, वो चीज़ है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और आपको पता है अपने देश में संविधान संशोधन आम तौर पर 2 प्रकार से होता है, एक तो साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत। लेकिन अगर इस 368 में ही चेंज करना हो तो इस बार अलग तरह की प्रक्रिया काम में ली जाती है। ठीक, आम तौर पर 2 प्रकार से होता है, लेकिन 368 में अगर बदलाव करना हो तो विशेष बहुमत भी होगा और साथ में आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं से भी उसको पारित करवाना होगा। ठीक है, यानी आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं से भी उस चीज़ को पारित करवाना होगा, तभी संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बदलाव है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने देश का संविधान है वो, उसकी प्रकृति कैसी है, वो कठोर भी है और लचीला भी है। यानी जैसे साधारण बहुमत वाली बात हुई, जैसे नए राज्यों का निर्माण वगैरह है, गठन वगैरह है, तो वो कैसे होगा, वो साधारण बहुमत से 50 से 1 ज़्यादा। ठीक, और ये जो मामला है ये बड़ा जटिल हो गया, तो इसका मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। चलो दोबारा एक बार देखो, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन और कौन सी चीज़, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368। ठीक, इसके बाद में
जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? देखो, जर्मनी के संविधान को कहा जाता है वाइमर संविधान। वाइमर नामक स्थान पर तैयार होने के कारण इसका नाम ही पड़ गया वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपात उपबंध। कहने का मतलब ये हुआ कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपात उपबंध। आपात का मतलब यहाँ है राष्ट्रीय आपातकाल से, अनुच्छेद 352 वाले से। यानी देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है तो ऐसे समय में मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। याद रखना, अनुच्छेद 20 और 21 वाले हैं वो तो कभी होते ही नहीं हैं। और सबसे पहले कौन सा होता है? अनुच्छेद 19 वाला। कौन सा? अनुच्छेद 19। किसके तहत? अनुच्छेद 358 के तहत। 358 के तहत ये व्यवस्था है संविधान में कि 352 लगते ही अनुच्छेद 19 है वो अप्रभावी हो जाएगा। लेकिन 1978 से 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1978, और इसमें ये व्यवस्था की गई कि केवल सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आधार पर लगेगा? या तो युद्ध छिड़ गया हो, या किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो हमारे ऊपर, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो गई हो, ऐसी स्थिति में, ठीक। तो इस 1978 से ये व्यवस्था की गई कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही अनुच्छेद 19 है वो निलंबित होगा, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। अच्छा, और अनुच्छेद 359 में साथ में ये कहा गया, अपन पढ़ेंगे हालांकि आगे 352, कि 19 के अलावा 20 और 21 को छोड़कर बाकी और जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित करने की अधिसूचना राष्ट्रपति को अलग से जारी करनी होगी, ठीक। राष्ट्रपति अलग से एक अधिसूचना जारी करके 19 के अलावा बाकी मौलिक अधिकार हैं उनको भी अप्रभावी कर सकता है जब तक आपातकाल की स्थिति रहेगी, लेकिन 20 और 21 हैं वो यथावत लागू रहेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से एक तो आपात उपबंध, क्या लिए गए हैं? आपात उपबंध, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 वाला, और 358 में ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 19 अपने आप ही हट जाएगा, लेकिन 1978 से बाद में इसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही जो अनुच्छेद 19 है वो निलंबित हो सकेगा। और 359 में ये कहा गया है कि बाकी मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति को अलग से अधिसूचना जारी करनी होगी, ठीक है। अगला देखो, जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि विधायिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा या विधानमंडल या संसद द्वारा बनाई गई कोई भी कानून है, नियम है, उपनियम है या अध्यादेश हैं, वो सारे किस में शामिल होंगे? विधि में शामिल होंगे, और उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जो न्याय संगत होंगे। न्यायपालिका है उसको इनकी जांच करने का अधिकार है, यानी एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन का। और अगर न्यायपालिका ये पाती है कि इन कानूनों की कोई प्रासंगिकता नहीं है या ये कानून उचित नहीं है, तो इनको हटाने का या इनके निलंबन का आदेश है वो जारी कर सकती है, ठीक है। याद रखना कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाली चीज़ है वो कौन से देश के संविधान से? जापान के संविधान से, ठीक है। मोटे तौर पर यह भी कहा जा सकता है, इसको एक और साधारण शब्दों में समझाऊं, कि न्यायपालिका इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि कानून का निर्माण है वो जो
निश्चित प्रक्रिया है या जो प्रक्रिया निर्धारित है, जो पद्धति है, जिस प्रकार से कानून का निर्माण होना चाहिए, उचित प्रक्रिया काम में लेकर ही कानून बनाया गया है, तो उसी कानून को लागू रखा जाएगा। बाकी जो कानून है उनको रद्द किया जा सकता है। ये व्यवस्था कौन से देश के संविधान को देखकर ली गई है? जापान के संविधान को। ठीक है। इसके अलावा अपन देखें रूस के संविधान से क्या लिया गया। देखो, सोवियत संघ रूस के संविधान से एक तो देखो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है, ठीक, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये जो तीनों न्याय का कॉन्सेप्ट है, ये कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? रूस के संविधान से। इसके अलावा मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है। ठीक, जब संविधान लागू हुआ तब मूल कर्तव्य नहीं थे। इनको बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया। कब जोड़े गए ये? 1976 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 42वां। और एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, वो बनाई गई, उसकी सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। ठीक, तो भारत की जनता है उसको 11 कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, वो दिए गए हैं। यानी एक तरह से अपन इस देश के नागरिक हैं, तो इसका मतलब अपने इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य या दायित्व भी हैं, नैतिक जिम्मेदारियां हैं। वो किस में हैं? भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में। और कौन से देश के संविधान से जोड़े गए हैं ये? रूस के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? रूस के संविधान से। ठीक है। अच्छा, देख लो एक बार दोबारा इनको। ठीक है, दोनों में एक एक। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें एक है। ठीक, ये थे अपने संविधान के प्रमुख स्रोत। ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक जो मुख्य बातें थीं, और स्पेशली जो सीईटी की एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर उससे पहले सारा संविधान है अपन एक बार पढ़ें, उसको देखकर, उसको ध्यान में रखते हुए अपन ये संविधान की सीरीज चला रहे हैं। और उम्मीद है अगर संविधान के स्रोतों में से कोई सवाल आया तो इनसे बाहर है वो नहीं जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद कि आपने जो कल पहली क्लास थी मेरी, यूट्यूब पर ही मेरी पहली क्लास थी आज तक की, और उसको आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। और देखो, अगर आप लोगों ने इसी तरह से जो हमारा चैनल है इसको, यथार्थ एकेडमी को, या मुझे मोटिवेट रखा, इतना विश्वास जता के रखा, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि परीक्षा में आप जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी सवाल है वो यहाँ से बाहर नहीं होगा। आप अगर रेगुलर जुड़े रहोगे, पढ़ोगे, तो इसकी गारंटी मेरी है कि आपका कोई भी सवाल अपने पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सीईटी के एग्ज़ाम में आप देख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, कल मिलेंगे।